मंच पर बैठे हमारे सारे गणमान्य साथीगण और या पत्रकार वार्ता में आए मेरे सारे ही सत्कारयोग पत्रकार बंधुओं, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा है और हम प्रधानमंत्री से कुछ सीधे सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे तो उन्होंने सामूहिक रूप से राजस्थान के लोगों के साथ एक वायदा किया था कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आज उस बात को 5 वर्ष हो गए। निरंतर और लगातार राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खत लिखते रहे, प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात लाते रहे कि आप सार्वजनिक तौर पर राजस्थान के लोगों के साथ वायदा करके गए थे और उस वायदे को आप पूरा कीजिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जनसभा में इस बात को कहने के बाद और इसके बावजूद कि पिछले 4.5 वर्ष से जो जल शक्ति मंत्री हैं वो राजस्थान से हैं, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया और उसके बनस्पत राजस्थान सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपया अपने राजस्व से उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया और उसके कई अंश उस प्रोजेक्ट के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पूरे होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की और प्रधानमंत्री की नीति और नीयत में सदा फर्क रहता है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। और मेरा सीधा सीधा आरोप एनडीए भाजपा पे ये है, उनकी सरकार के ऊपर, कि क्योंकि 2018 में राजस्थान के लोगों ने यहां पे कांग्रेस की सरकार बनाई और इसीलिए राजस्थान की जनता को दंड देने के लिए ये इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। और आज सुबह जब कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र सार्वजनिक किया गया, उस वायदे को दोबारा दोहराया गया कि केंद्र सरकार मदद करे ना करे, राजस्थान की सरकार अपने राजस्व से ये जो 13 जिलों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है उसको हर हालत में पूरा करेगी। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि अगर आप पिछले 5 वर्ष को एक संज्ञान में देखें तो कोई भी सरकार संयम से, संतुलन से, संवेदनशीलता से
और विवेक से चलती है और लोगों का फायदा तभी पहुंचा सकती है या लोगों को फायदा तभी पहुंचा सकती है जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था सही हो। और मैं कुछ आंकड़े देके अपनी बात समाप्त करूंगा जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में कांग्रेस ने एक बहुत ही संवेदनशीलता से और एक बहुत ही जिम्मेवारी से इस प्रदेश का नेतृत्व किया है। वर्ष 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान की जो जीडीपी थी वो 9,11,519 करोड़ थी। 5 वर्ष में वो बढ़कर 14,13,620 करोड़ हो गई। पर कैपिटा इनकम जो 2020 में जब कोविड की महामारी चरम सीमा पे थी 1,15,222 रुपए थी। वो पर कैपिटा इनकम इसके बावजूद कि कोविड की महामारी का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे असर रहा है बढ़कर 1,56,156,149 हो गई। पिछले 5 वर्ष में हर साल जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो 14% से बढ़ी है। राजस्थान का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है, राजस्व है, वो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू, जबकि कई प्रदेशों में कोविड के बाद ये प्रोपोर्शन घटा है, राजस्थान में 62% से बढ़कर 67% हो गया है। फिस्कल डेफिसिट 4% तक रहा, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी और यही कारण था कि इतनी सारी जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना या महिलाओं को 500 रुपए पे गैस सिलेंडर मुहैया कराना, 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री मुहैया करवाना, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुहैया करवाना, ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट द गवर्नमेंट इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। अर्थव्यवस्था को उन्होंने बढ़ाया और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो पैसा आम आदमी के ऊपर, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके ऊपर खर्च हो पाया। तो मैं अंत में, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के 48 घंटे ही लगभग बचे हैं, आपके माध्यम से ये राजस्थान की जनता को अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस को एक बार फिर से 5 वर्ष और यहाँ पे शासन करने का वो आशीर्वाद दें। और जाने से पहले मैं वही सवाल प्रधानमंत्री से दोबारा पूछना चाहता हूं कि आज आप जयपुर आ रहे हैं, ये बताने की कृपालता कीजिए कि राजस्थान ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट को एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट क्यों नहीं घोषित किया गया और ये प्रोजेक्ट को कब तक एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा जिससे केंद्र सरकार भी इसमें योगदान डाल सके। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। Could you identify yourself so that we can also know as to देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है कि
आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है, उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और वो परिप्रेक्ष्य ये है कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है फिस्कल डेफिसिट के, वो उसमें उस खाके में बैठता है कि नहीं बैठता है। अब आप राजस्थान के फिस्कल डेफिसिट की चिंता कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट देखिए। केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट पिछले 2019 से लेकर हर साल बढ़ता रहा है, और एफआरबीएम जो फिस्कल बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है, उसको हर साल रिलैक्स करना पड़ा है। और अगर इसको आप बाकी सूबों से भी इसकी तुलना करेंगे, बाकी प्रदेशों से भी आप तुलना करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था बाकी अनेकों राज्यों के विपरीत बहुत ज्यादा ही सुदृढ़ है। तो कोई 4% फिस्कल डेफिसिट कोई ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं है। और जिस तरह से राजस्थान ने अपने रेवेन्यूज को मैनेज किया है, ये एक मैनेजेबल नंबर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब जीडीपी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ने के साथ जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा होता है, अगर उसमें 3.5-4% फिस्कल डेफिसिट हो जाए तो कोई अर्थशास्त्री उस फिस्कल डेफिसिट को गलत नहीं मानता। हाँ जी, देखिए, अगर ईआरसीपी की बात हम सिर्फ चुनाव में करते तो फिर 14,000 करोड़ रुपया इन 5 वर्षों में ईआरसीपी के ऊपर नहीं खर्च होता। तो बुनियादी बात यह है, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता थी और प्राथमिकता है, इसीलिए हमने राज्य सरकार के राजस्व से इसके ऊपर खर्चा किया है। और जहां तक रही बात प्रधानमंत्री से के संज्ञान में लाने की, निरंतर और लगातार राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाते रहे हैं। पर विडंबना ये है कि इस चीज की जरूरत भी क्यों पड़े, जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे देश में ज्ञान बांटते हैं जल शक्ति को लेकर, पर अपने प्रदेश में राजस्थान में जहां पे उनके खुद के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इस चीज को कहा हो और उसके ऊपर उसको क्रियान्वित करने के लिए एक भी कदम केंद्र सरकार की तरफ से ना उठाया जाए, ये तो जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा लांछन है। इसका मतलब वो राजस्थान की जनता के प्रति बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी, इसलिए राजस्थान के लोगों को दंड देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक भी पैसा इस प्रोजेक्ट को, पैसा तो छोड़ो, उसको इवन प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित नहीं किया। कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ? मेरा नाम देव है, मैं आज तक न्यूज़ चैनल से। आप पंजाब से हैं। पंजाब में चुनाव से पहले जिस तरह से पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में लड़ाई सामने आई, उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में लड़ाई, बातें सामने आई, उसका खामियाजा कांग्रेस को कहा जाता है भुगतना पड़ा। आर यू एप्रीहेंसिव दैट अ सिमिलर फेट कैन बी वेटिंग फॉर द कांग्रेस इन राजस्थान एज वेल बिकॉज ऑफ द टसल बिटवीन गेहलोत एंड पायलट? देखिए, जो आप तुलना कर रहे हैं या तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उदाहरण ही पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पंजाब में जो भी कारण बने, वो कारण बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, और उसके ऊपर अगर आपके पास कभी समय हो तो आप आइएगा,
आपको चाय या कॉफ़ी के ऊपर मैं ज़रूर अपनी तरफ से जो भी मैं जानता हूं बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक राजस्थान का सवाल है, श्री अशोक गहलोत ने भी और श्री सचिन पायलट ने भी लगातार और निरंतर एक बात कही है कि हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनानी है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता को ये संदेश साफ तौर पे चला गया है कि राजस्थान में पूरी कांग्रेस इकट्ठी है और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि जब 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में मतदान हो तो दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। एक और सवाल सर आपसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब उन्होंने अपनी जो जाति है घासी तेली उन्होंने कहा उसको उन्होंने बैकवर्ड कास्ट में छिपे हुए तरीके से इंक्लूड करवाया है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले कुछ दिन पहले इस प्रकार का बयान इज लाइक प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द बीजेपी? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं जब तक किसी चीज़ को खुद अपने संज्ञान में ना ले लूं उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता। आप आज मैनिफेस्टो रिलीज करने के टाइम आप मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, मैं ज़रूर क्या कहते हैं इसको इसके ऊपर इसको संज्ञान में लेकर अध्यक्ष जी से बात कर अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती हो तो ज़रूर आपके समक्ष रखूँगा। Can you just identify yourself, please? myself बाबूलाल घायल from New Delhi। ये मैनिफेस्टो की कॉपी है जिसमें दो तरफ कुछ भी है, आखिर में दो तस्वीरें हैं, एक तरफ गहलोत साहब है, इधर राहुल जी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको आप लीड कराते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनकी तस्वीर नहीं होती, ना ही आपके स्टेट प्रेसिडेंट की होती है, तो क्या डिसेप्शन और ट्रस्ट डेफिसिट नहीं बिटवीन द लीडर्स? देखिए, ऐसा है कि तस्वीरों से चुनाव घोषणा पत्र का मूल्यांकन करना मेरी समझ से अगर आप बुरा ना माने तो एक अज्ञानता का प्रमाण है, क्योंकि जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा गया है उसको संज्ञान में लेना जरूरी है। जो वायदे हम लोगों के साथ कर रहे हैं और जो पिछले 5 साल में हमने करके दिखाया है उसको संज्ञान में लेना जरूरी है। जहां तक तस्वीरों का सवाल है, अगर तस्वीरों से हम चुनाव घोषणा पत्रों का मूल्यांकन करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम इस प्रेस वार्ता का और जो राजनीतिक संवाद है उसका स्तर को गिरा रहे हैं और मेरे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है। मनीष जी, आपने संवाद के स्तर को गिराने की बात कही, जिस तरह से मूर्खों का सरदार और झूठों का सरदार कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उससे स्तर गिरा? देखिए, ऐसा है कि इस बहस में ना ही पड़े क्योंकि ये कांग्रेस के नेता ने बोला है झूठों का देखिए सरदार। इस बहस में ना ही पड़े क्योंकि जब ये कागज आप खोलने शुरू करेंगे तो आप कहाँ से शुरू होंगे और भाजपा के नेताओं ने क्या क्या बोला है लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, तो I'm trying to answer a question. You know, you've asked a question, I'm trying to answer it. If you have something more to say, I'll keep quiet. Do you have something more to add to your question? I'll keep quiet. Is the Congress trying to copy the BJP? देखिए, सवाल ये है कि अगर इस देश में राजनीतिक संवाद को किसी ने गिराया है, वो राजनीतिक संवाद भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है। जिस तरह के अभद्र और जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे 10 साल तक भाजपा के शीर्ष नेता करते रहे, उससे आपत्तिजनक और कोई चीज नहीं हो सकती। और इसलिए जो लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं उनको कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए
कि उनका चाल चलन चरित्र कैसा रहा है। अगर इस देश में राजनीतिक संवाद गिरा है या उसका स्तर गिरा है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। राहत की बात करती कांग्रेस, लेकिन पेट्रोल पे सबसे ज्यादा वेट लगा हुआ है, सेम एज वेल बिजली पर भी सबसे ज्यादा टैक्स है। इवन जो सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है उस पर भी टैक्स लगाया गया है, तो कहाँ कांग्रेस राहत देती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, जब मैंने अपनी प्रेस वार्ता शुरू की थी, मैंने ये बात कही थी कि किसी भी सरकार को एक जिम्मेदार तरीके से चलाने के लिए समन्वय और एक जिम्मेदारी के तकाजे की जरूरत है। आप लोगों को राहत तो ही दे सकते हैं, और खासकर जब केंद्र सरकार आपकी बिल्कुल कोई मदद ना करे और पिछले 5 साल में सरकार को अस्थिर करने की जो उनके 3 अग्रिम संगठन हैं, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स, उनके माध्यम से हर संभव कोशिश करे कि सरकार को अस्थिर किया जाए, तो ऐसी सरकार को जब सिर्फ अपने राजस्व के ऊपर निर्भर होकर लोगों को राहत पहुंचाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ती है, तो दोनों चीज इकट्ठी करनी पड़ती है। एक कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, और दूसरा जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हों। और इन दोनों मापदंडों के ऊपर जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरह से खरी उतरी।